Okay, so now take geography first chapter, resource and development. So resource क्या है? What is resource? Everything available in our environment which is satisfy our needs. वो सारी चीजें जो नेचर में अवेलेबल है और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. उसके बाद हम आगे चलते हैं डेफिनेशन को. जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इट मीन्स हमारे पास इतनी वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम उस रिसोर्स को यूजेबल बना सकते हैं. सेकेंड थिंग है इकोनॉमिकली फेजिबल. इकोनॉमिकली फेजिबल इट मीन्स यू हैव अ पावर पोटेंशियल टू अफोर्ड दैट रिसोर्स. आपके पास अफोर्ड करने के लिए उस रिसोर्स को जो है पावर है, पोटेंशियल है. थर्ड थिंग आता है यहाँ पे कल्चरली एक्सेप्टेबल. तीसरी कि वो रिसोर्स जो आपके कल्चर को एक्सेप्ट करता है, आपके कल्चर को किसी तरह से हार्मफुल नहीं क्रिएट करता, दैट इज टर्न्ड एज अ रिसोर्स. अब रिसोर्स कब बनता है? वो सारी चीजें एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स. वो सारी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. एंड जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फेजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स. भाई रिसोर्स बनता कैसे है? तो रिसोर्स के फॉर्मेशन में यहाँ पे 3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट. लेकिन इनमें सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है यहाँ पे? नेचर में जो भी चीजें अवेलेबल होती है, जो भी थिंग्स अवेलेबल होती है विच इज अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी. ह्यूमन बीइंग क्या करता है? इंटरेक्ट करता है. किससे? नेचर से, थ्रू टेक्नोलॉजी. क्योंकि टेक्नोलॉजी ही ऐसा वे है जिससे हम नेचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं. एंड क्रिएट अ इंस्टीट्यूट, और उसको इंस्टीट्यूट करता है. मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की इंपॉर्टेंस देखो आप. ह्यूमन बीइंग नेचर के पास जाता है, नेचर को इंटरेक्ट करता है. इंटरेक्ट कैसे करता है? टेक्नोलॉजी के थ्रू. टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको यूजेबल बनाता है. यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज होता है किस लिए? नेचर में जो अवेलेबल है, एनवायरमेंट में जो अवेलेबल है उसको यूज करने लायक बनाने के लिए. उसके बाद उसको यूजेबल बनाता है और यूजेबल बना के लोगों तक पहुंचाता है, एक्सेस करवाता है, यूजेबल बनाता है. दैट इज इंस्टीट्यूट. तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट एन इंस्टीट्यूट टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे करो. सेकंड थिंग यहाँ पे ये क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है बट आने के चांसेस कम होता है. तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन इजी वे में. दूसरा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स. नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्स पे. ओके, सो टाइप्स ऑफ रिसोर्स. टाइप्स ऑफ रिसोर्स में आते हैं यहाँ पे. सबसे पहले टाइप्स, और टाइप्स में सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेस पे हम देखते हैं बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक रिसोर्स जिसमें लिविंग कंपोनेंट होते हैं. ये आपने 6th 7th 8th क्लास 9th क्लास तक पढ़ा होगा. तो बायोटिक, अबायोटिक रिसोर्स के बारे में. व्हाट इज बायोटिक? विच हैव कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट लाइक एनिमल्स, ट्रीज, ये सारे बायोटिक रिसोर्स. अबायोटिक रिसोर्स विच हैव नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, स्टोन से, ऑल थिंग्स विच इज यूजेबल फॉर अस बट देयर इज नॉन लिविंग. उसके बाद आता है यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी के बेस पे, ऑन द बेस ऑफ एडजस्टेबिलिटी. तो एडजस्टेबिलिटी के बेस पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल नाम से पता चल रहा है जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये है रिन्यूएबल रिसोर्स. इसमें एग्जांपल्स है सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और भी एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो. उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जस्ट अपोजिट. सो इसमें कोल है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल, ये इसी के एग्जांपल्स है. उसके बाद आता है ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप के बेस पे आते हैं यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्स. इंडिविजुअल रिसोर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्संस की जहां पे ओनरशिप है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स. हमारा घर हो गया, हमारा खेत हो गया, हमारे फील्ड हो गए. ठीक है. और कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स जहां पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो है यहाँ पे ओनरशिप हो. कम्युनिटी पार्क हो गया,
वेलफेयर सोसाइटीज हो गई, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, गार्डन्स वगैरह है, ये कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, दो पार्ट्स, दो यहाँ पे, एक 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन अवेलेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं। नेशनल रिसोर्स, वैसे तो कंट्री में जो भी रिसोर्स है वो सारे नेशनल रिसोर्स है, वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सारे रिसोर्स जो है वो नेशनल रिसोर्स हैं। आप रेलवे मान सकते हो, रोड है, वाटरवे है, इसके बाद जो है पार्क्स है, ये सारे रिसोर्स जो कंट्री को बिलोंग करते हैं, जहां पे कंट्री का लीगल राइट है, वो नेशनल रिसोर्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने लायक चीज जो है वो आपके यहाँ ओशनिक बाउंड्री, कि हमारी ओशनिक बाउंड्रीज क्या है। तो ओशंस में हम हमारे कहाँ तक नेशनल रिसोर्स आते हैं, तो ये है 12 नॉटिकल माइल, यानी 22.2 किलोमीटर तक के एरिया जो है वो हमारा नेशनल रिसोर्स में आता है, और वहां से हम हमारे यूज करने लायक रिसोर्स को यूज कर सकते हैं और यहाँ से चीजें निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स जो किसी का नहीं है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी कंट्री का, इसमें ओनरशिप नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि इसको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, उसको रेगुलेट करता है, और उसकी परमिशन के बिना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की परमिशन के बिना कोई भी कंट्री यहाँ के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती। यहाँ की ओशनिक बाउंड्री क्या है? यहाँ की ओशनिक बाउंड्री है 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल यानी बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया होता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में आता है। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन भी कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन भी कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो है ये इंटरनेशनल रिसोर्स कंक्लूड किया जाता है। तो ये वो हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। So now रिसोर्स स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्स को हम डिवाइड किए गए हैं। पोटेंशियल रिसोर्स विच इज फाउंड इन रीजन बट नॉट यूटिलाइज, जो हमारे रीजन में मिलते हैं या मिल चुके हैं बट नॉट यूटिलाइज, लेकिन हमने उसको अभी यूटिलाइज नहीं किया, जो हमारे को यूटिलाइजेशन में हमने डाला नहीं है, मतलब वो हमारी नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं, हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं, दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई आवर नीड बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग राइट नाउ। सो हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत कम हम अभी इसका यूज कर रहे हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे रीजन में अवेलेबल है काफी। उसके बाद आता है यहाँ पे डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो डेवलप्ड कर चुके हैं हम, तो एज ए रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं, कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। लाइक जिसकी हमने सर्वे कर चुके हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट इसके लिए। डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा सर्वे, तो उसका हम सर्वे कर चुके हैं, उसकी क्वालिटी का पता लगा चुके हैं कि इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है और ये हमारे लिए कितनी अच्छी क्वालिटी को लिए हमें यूजेबल है। उसके बाद क्वांटिटी क्या है इसकी, कितनी क्वांटिटी में हमारे यहाँ अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी हमने मेजर कर ली, क्वांटिटी मेजर कर ली, और उसका सबसे पहले हमने सर्वे किया, तो सर्वे में हमें पता चला कि क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है। हमने उसको डिटरमाइन भी कर लिया है, उसका यूटिलाइजेशन जो है हमने डिटरमाइन कर लिया है कि उसका यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है वहां की टेक्नोलॉजी पे और वहां की फेजिबिलिटी पे। मतलब कुछ रिसोर्स है जो हमने यूटिलाइजेशन में डाल दिए हैं, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है कि वहां पे टेक्नोलॉजी है या नहीं, वहां पे टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है या नहीं, वहां के लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फेजिबिलिटी है या नहीं, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? हैव अ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। वो रिसोर्स जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट नॉट हैव अ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है
उससे हम उन रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। उनको हम यहाँ पे रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, उसके पीछे हमारा ड्रॉबैक है टेक्नोलॉजी। हम इतने डेवलप नहीं है कि हम उन रिसोर्स को जो है यूज कर सके। जिसे हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा है कि डेफिनेशन में टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जहां तक हम रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली एक्सेस नहीं कर पाते हैं वहां तक वो रिसोर्स हमारे लिए यूजेबल नहीं है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बहुत ही जो है इंपॉर्टेंस है, जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड स्टोव। एग्जाम्पल क्या है, जैसे H2 है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको हम चाहें तो वाटर में से स्प्लिट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट में हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी टू रिप्रोड्यूस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर टू क्रिएट एनर्जी। सेकेंड थिंग यहाँ पे लास्ट आता है यहाँ पे रिजर्व। रिजर्व क्या है, रिजर्व भी एक स्टॉक का ही पार्ट मान सकते हैं, स्टॉक का ही पार्ट है, और जिसको हम हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है उससे हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे हम यूज में डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट इसको हमने फ्यूचर के लिए यूज किया है, क्योंकि फ्यूचर हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर हो सकती है और हम इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज हाइड्रो एनर्जी है जो हमारे लिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। सो नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों किया जाता है, तो रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों किया जाता है? सो फर्स्ट रीजन इज दैट डेवलप डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स ड्यू टू मोर यूज ऑफ ग्रीडी पीपल। कुछ लोग हमारी सोसाइटी में जो होते हैं ग्रीडी होते हैं, तो वो रिसोर्स का जो है ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूज करने की वजह से रिसोर्स का जो है कंटिन्यू डिप्लेशन होता चला जा रहा है। तो उसके लिए हमें जो है डेवलपमेंट करना पड़ता है रिसोर्स का, ताकि हम उसको डिप्लेशन होने से बचा सके। सेकेंड थिंग है अक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड। हमारे यहाँ जो रिसोर्स जो है वो कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट है और कुछ लोगों के पास जो है बहुत कम है। तो अक्यूमुलेशन जो है, अक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा रहना, किसी के पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे कंट्री में जो रिच एंड पुअर पीपल का गैप बहुत ज्यादा है। उसके पीछे भी रीजन यही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, और उसमें क्या है कुछ लोगों के पास जो है, जो रिच पीपल्स है, उनके पास रिसोर्सेज की अक्यूमुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है और वो उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। थर्ड थिंग है इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन लीड टू द ग्लोबल क्राइसिस। अब हमें पता है कि हमारे यहाँ पे कुछ सेक्शन जो सोसाइटी का जो अक्यूमुलेट कर रखा है उसने रिसोर्सेज को, अब रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट करने की वजह से वो उसको एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ही तरीके से उसको यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने की वजह से जो है वहां पे ग्लोबल क्राइसिस भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। रिच और पुअर का गैप तो इंक्रीज होता ही है, इसके साथ साथ ये ग्लोबल क्राइसिस को भी जो है लीड करते हैं। ग्लोबल क्राइसिस का मतलब है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है जो यहाँ पे इंक्रीज होती है वो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे लिए सॉल्यूशन है कि हमें इन रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज का डिप्लेशन या अक्यूमुलेशन या इनडिस्क्रिमिनेट जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। तो हमें इसके लिए रिसोर्सेज को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो यूज की गई है, और उस स्ट्रेटेजी का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 मार्क्स में और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बहुत ही इजी डेफिनेशन है, और इसमें भी मैंने आपको 3 पॉइंट में ब्रेक किया है और इसको इजीली आपको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल
कि डेवलपमेंट होना चाहिए रिसोर्सेज का, डेवलपमेंट शुड बी, डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये लाइन आपको इजिली लर्न हो जाएगी, आपको अपने तरफ से भी लिख सकते हो आप। तो डेवलपमेंट शुड बी, डेवलपमेंट हो किसके साथ, विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, मतलब डेवलपमेंट हो लेकिन उसमें इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। मतलब आप रिसोर्स को यूज करो, रिसोर्स बनाओ, लेकिन उससे डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट में किसी भी तरह से हार्मफुल क्रिएट नहीं हो, यानी हार्मफुल इन्वायरमेंट के लिए ना हो। तो फर्स्ट थिंग विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट। सेकेंड थिंग आता है यहाँ पे कंप्लीट प्रेजेंट नीड्स। आप ये भी मत करो कि आप प्रेजेंट की नीड्स को कंप्लीट मत करो और फ्यूचर के लिए रखो, तो आपको प्रेजेंट की नीड्स को भी कंप्लीट करना है। उसके बाद थर्ड थिंग है नॉट टू कॉम्प्रोमाइज, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विथ फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन को भी जो है इसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। मतलब आपको डेवलपमेंट इस तरह से करना है कि आप इन्वायरमेंट को भी डैमेज ना करो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप प्रेजेंट की नीड्स को भी कंप्लीट करो, और थर्ड थिंग कि आप फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को बचा के रखो। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम एक बार फिर पढ़ते हैं, डेवलपमेंट कैन बी, शुड बी विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, कंप्लीट प्रेजेंट नीड्स एंड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद फ्यूचर जनरेशन। इसके बाद तो इसके लिए क्या है यहाँ पे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए रियो डी जेनेरिया अर्थ सबमिट की गई थी 1992 में। इस सबमिट को करने के पीछे रीजन था जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो हो रही थी उन प्रॉब्लम्स को ऑल ओवर द ग्लोबली जो है कोऑपरेशन के साथ सॉर्ट आउट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही यहाँ पे मेन इनका जो है टारगेट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्प की गई थी ब्राजील में यूएनसीडी के द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इसका एम जो था टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें 100 ऑफ नेशंस के टॉप लीडर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने जो है इसमें एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया है। एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया था ताकि हम जो है इसको ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर सके ग्लोबली। इसके साथ जो है तो एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 इन रियो डी जेनेरियो सबमिट में हमने यहाँ पे एड्रेसिंग किया था जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो थी, अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो ऑल ओवर द ग्लोबली जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स जो थी उनको एड्रेस किया गया था, सभी को बताया गया था, सभी कंट्री को बताया गया। जो 100 ऑफ नेशंस के टॉप लीडर्स यहाँ पे जो गैदरिंग हुई थी उनकी, तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स है जिनको हमें सॉर्ट आउट करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया, एड्रेस किया गया है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है कंटिन्यू पोल्यूशन की वजह से, उस को हमारे को जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है हमें एनवायरमेंट को जो है सेव करना है। उसके बाद दूसरा है हमारे को ग्लोबली पॉवर्टी को रिमूव करना है, और थर्ड थिंग है हमारे को ग्लोबली डिजीज जो है वो रिमूव करनी है। यानी कि हमें एनवायरमेंट को भी अच्छा बनाना है, पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना है और डिजीज को भी जो है वो खत्म करना है। लेकिन ये करना है हमें ग्लोबल कोऑपरेशन से, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जो है एक साथ मिलकर हम इसके लिए काम करेंगे, फाइट करेंगे और इसको रिमूव करेंगे। जिस तरह से अब आपने देखा होगा कि हमें कोविड-19 के लिए जो है हम लोग यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसके लिए ये फाइट कर रहा है और ग्लोबली कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को इसको रिमूव करने के लिए। तो ये डिजीज जो है ये कोविड-19 का ही हमारे यहाँ पे एक करंटली एग्जांपल से बहुत ही अच्छा आपको समझने के लिए यूजेबल है।